स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस खास एपिसोड में। आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत आने वाले हैं जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया है। और उनके परिचय को आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, वो मध्य प्रदेश के पहले माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले, माउंट एवरेस्ट पर जनगण मन का गान करने वाले प्रतिभा हैं। अपने आप में चलता फिरता मोटिवेशन में उनको मान सकता हूँ, कह सकता हूँ। और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज मैं उनके पास यहाँ पे आया हूँ। उनके बारे में एक छोटा सा वीडियो हम देखेंगे, उसके बाद मैं उनको इस कार्यक्रम में जल्दी से आमंत्रित करता हूँ। आप सभी एक छोटा सा वीडियो देखिए और फिर मैं उनको आप सभी के बीच में बुलाता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में। और अभी आपका एक वीडियो हमने देखा, आपका एक इंट्रो वीडियो अभी हमने देखा, और उसमें हम ये देख रहे हैं कि आप माउंट एवरेस्ट पे जनगण मन कर रहे हैं। आप बाइक पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। बाइक पे 32 किलोमीटर या 33 किलोमीटर की जो राइडिंग है आपने खड़े होकर की है। तो सर ये इतना एडवेंचर ये कहाँ से आया आपके अंदर? सबसे पहले डॉक्टर अजय वक्तरिया और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे YouTube वीडियोस के माध्यम से आप समाज में जागरूकता फैला रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे आप बात कर रहे हैं। तो आपको, आपकी पूरी टीम को मेरा प्रणाम, साधुवाद। रही बात एडवेंचर्स की, हमेशा से स्पोर्ट्स लवर रहा हूं। मतलब कराटे की बात करें, वॉलीबॉल की बात करें, चेस की बात करें, तो हमेशा से खेलों के प्रति एक विशेष प्रेम रहा है। नेशनल लेवल तक खेला है। और महाकाल की प्रेरणा से पर्वतारोहण की शुरुआत हुई, माउंटेनियरिंग की शुरुआत हुई। और मोटर बाइक स्टंटिंग की बात करूं तो कॉलेज के दिनों से मोटर बाइक से, लॉन्ग राइडिंग से पहले प्रेम हुआ, फिर मोटर बाइक स्टंट राइडिंग से प्रेम हुआ। तो ऐसे करके छोटी छोटी चीज़ों पे जुड़ते हुए आज एडवेंचर स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो मैं बड़े लाइट नोट पे लोगों से कहता हूं कि मैं पहाड़ चढ़ता हूं, पहाड़ में साइकिल चलाता हूं, पैराग्लाइडिंग करता हूं, या संक्षिप्त शब्दों में कहूं तो ऐसे तमाम टेढ़े मेढ़े कामों से मेरा सीधा संबंध है। और जहाँ तक मुझे पता है, मध्य प्रदेश के आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पे फतह करके आए थे। हाँ, मध्य प्रदेश में पर्वतारोहण की आधिकारिक शुरुआत मैंने करी। तब भी तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और खेल मंत्री माननीय यशोधरा राजे सिंधिया थी। मैंने एक प्रस्ताव रखा था मध्य प्रदेश शासन के समक्ष 2013 में कि मध्य प्रदेश के गठन को लगभग 6 दशक हो चुके हैं। आज तक किसी ने भी मध्य प्रदेश का झंडा एवरेस्ट के शिखर पर नहीं लगाया। और मेरा प्रयास है कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूं, ना केवल अपने प्रदेश का बल्कि अपने देश का वहाँ झंडा लगाऊं, और मध्य प्रदेश भी एवरेस्ट चढ़ने वालों की सूची में शामिल हो जाए। और तब फिर 2013-14 लगा रहा। 2015 में आखिरकार मध्य प्रदेश के खेल युवा कल्याण विभाग ने मुझे अपना प्रथम आधिकारिक पर्वतारोही बना के माउंट एवरेस्ट भेजा। मगर नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के कारण 23,000 फीट से मुझे वापस आना पड़ा, जिस दौरान मेरे साथ के 21 पर्वतारोहियों की जान भी चली गई थी उसमें। और अभी आपने देखा जैसे द्रौपदी के डंडा में, डीकेडी में पर्वतारोही एक एवलांच के नीचे दब गए की बात है। उसी तरीके से 2015 पे जो नेपाल में विनाशकारी भूकंप आया, उसमें मेरे साथ के 21 पर्वतारोहियों की जान चली गई। लगभग 29,000 फीट है माउंट एवरेस्ट, उसमें से 23,000 फीट की चढ़ाई हम चढ़ चुके थे। लगभग थोड़ा ही बचा था, 3/4 पूरा कर दिया था। दिल में अरमान थे, चाहत थी कि आप दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पे होंगे, मगर शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। तो 2015 पे सफलतापूर्वक नहीं चढ़ पाए। 3 दिन बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके नीचे लेके आए। फिर अगले वर्ष 2016 में 21 मई 2016 की सुबह 6:30 बजे ना केवल मैंने माउंट एवरेस्ट पे सफलतापूर्वक चढ़ाई चढ़ी, बल्कि मुझे सौभाग्य मिला कि प्रथम बार हमारे देश का राष्ट्रगान जनगण मन वहाँ पे गा सकूं।
जो कि आगे जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। जी, जब सर हम देखते हैं कि एक खिलाड़ी मेडल लेता है और उसको जब तिरंगा उसके लिए होस्टिंग होता है या जब उसके लिए तिरंगा होस्ट किया जाता है तो उसको इतनी खुशी होती है, क्योंकि मैं खिलाड़ी रहा हूँ और मुझे पता है कि जब मेरे लिए तिरंगा होस्ट हो रहा है तो मुझे कितनी खुशी हो रही होगी। आपने जब वहाँ पे तिरंगा फहराया, जब जनगण मन आपने गाया, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? क्या फीलिंग थी उस समय की आपकी? मैं एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ कि हमारे देश की यूनिफॉर्म सर्विसेज की बात करूँ, आर्म फोर्सेस के लोग, जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात करूँ, ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, तो उनसे मैं कुछ ऐसा सीखता हूँ कि माउंट एवरेस्ट यदि मैं चढ़ता तो मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि हो सकती थी, बिल्कुल। लेकिन जब वहाँ चढ़ के मैं अपने देश का राष्ट्रगान गाता हूँ तो देश की उपलब्धि होती है। वो जी। 125 करोड़ देशवासियों का गौरव होता है कि हाँ, वो गर्व से कह सकते हैं कि यदि कोई पूछे कि कौन से देश का राष्ट्रगान एवरेस्ट के शिखर पे गुंजायमान हुआ, तो आप 1 सेकंड में दिखा सकते हैं कि मेरे देश का, भारतवर्ष का राष्ट्रगान एवरेस्ट शिखर पे गुंजायमान हुआ। वो एक विचार को मन में रखते हुए मैंने इसकी पूरी प्रैक्टिस करी, पूरी ट्रेनिंग करी और उसके बाद फिर मैंने सफलतापूर्वक क्लाइंबिंग करी। जी। सर, हम आपके बारे में व्यक्तिगत रूप से भी कुछ जानना चाहेंगे कि जो आपके जीवन की शुरुआत है, क्योंकि जहाँ पे मुझे इतना पता है कि आपने शासन की ओर से भी आपको एडवेंचर का जो एक बड़ा पुरस्कार होता है, वो प्राप्त थे। साथ ही कई बड़े अवार्ड्स और कई बड़ी पर्सनैलिटीज़ आपके साथ घूमते हुए मैंने देखे हैं, आपके जितने वीडियोज़ देखे हैं या जितने आपकी पोस्ट देखी है। आपका शुरुआती दौर कैसा रहा है? आपने जो अपना बचपन है या आपने जो अपनी बचपन से लेके जो एवरेस्ट तक का जो सफ़र तय किया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि हम लोग तैयारी करते हैं कि भाई एवरेस्ट पे तो नहीं चढ़ना है, पहाड़ पे चढ़ेगा क्या इतनी मेहनत करके, आप तो चढ़ के आए। तो फिर जो शुरुआत का जो सफ़र था वो कैसा रहा सर? मैं बहुत कम बार इस बात का जिक्र करता हूँ। अब चूँकि आप भी एक खिलाड़ी हैं और आप खुद भी एक बहुत सम्मानित खिलाड़ी हैं, आपको मध्य प्रदेश का सर्वोच्च एकलव्य अवार्ड बोलूँ, विक्रम अवार्ड बोलूँ, प्रभाष जोशी अवार्ड बोलूँ, ये सब अवार्ड आप लेके बैठे हैं। तो एक खिलाड़ी का जो मनोभाव आप बेहतर समझ पाएंगे कि कहते हैं कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हैं वे पुर से दूर कुंज कानन में। मतलब प्रतिभा कहीं पे भी हो सकती है। तो जिस शहर से मैं आता हूँ, सतना मध्य प्रदेश, श्री राम जी की कर्म भूमि, माँ शारदा की भूमि, तो वहाँ पे ना तो माउंटेनरिंग को लेके ऐसा कोई अवेयरनेस था, ना ही मेरे मन में ऐसा कुछ भाव था। मगर अपनी बात करूँ, हम सभी एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं जी। और हमेशा मध्यम वर्गीय परिवार में एक थॉट आपको दिया जाता है कि आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, फिर एक अच्छी नौकरी करनी है, लाइफ सेटल करनी है। मगर हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके के जो लोग होते हैं ना, लगता है कि नेवर सेटल वाली बात, कि जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं और एक काम करने के बाद रुकना नहीं है, निरंतरता बनाए रखनी है। आज एक कार्य किया है, कल दूसरा करेंगे। सो एक मध्यम वर्गीय परिवार में होने के नाते, एक किसान के बेटे होने के नाते हमेशा कहीं ना कहीं आर्थिक चैलेंजेस भी होते हैं, सामाजिक दबाव भी होता है। मगर जब आप वो सभी ब्रेकिंग द बैरियर्स वाली जो बात करते हैं, कि जब आप वो बैरियर्स ब्रेक करके आगे आते हैं ना जी। तो कहीं ना कहीं आप ना केवल एक मैसेज समाज को दे रहे होते हैं कि हाँ, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, बल्कि उसके साथ में आप ये भी एक बड़ा संदेश देते हैं कि केवल बड़े शहरों से बड़ी बातें नहीं होती हैं। बिल्कुल। 70% आज भी मेरा देश ग्रामीण परिवेश का है और प्रतिभाएं कहीं भी हो सकती हैं। वो कहते हैं ना कि जो भी देश का युवा है, जो भी कुछ अच्छा करना चाहता है, अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ या मैं सटीक शब्दों में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। तो आप अपना कर्तव्य दिखाइए, अपना हुनर दिखाइए, अपनी मेहनत करिए, निरंतरता बनाए रखिए, लगे रहिए और यकीन मानिए बाबा महाकाल की कृपा से आपको सफलता मिलेगी। और जो पहाड़ चढ़ने की बात है, जो हमेशा बोला जाता है क्या पहाड़ चढ़ना है क्या, सो पहाड़ इज़ नॉट अ पहाड़, एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ माउंटेन, एवरेस्ट एक माइलस्टोन है। एवरेस्ट सर्वोच्चता का, द बेस्ट का माइलस्टोन है। जब मैं बात किसी भी मंच पे रखता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे जीवन का एवरेस्ट एक पहाड़ है जी। आपके जीवन का एवरेस्ट एक अच्छा डॉक्टर बनना, एक इंजीनियर बनना, एक अच्छा समाज सेवी बनना, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना, ये हो सकता है। लेकिन अपने जीवन का एवरेस्ट जरूर चढ़िए, वो क्षेत्र कुछ भी हो। आप एक अच्छे योगाचार्य बन सकते हैं, आप एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं,
लेकिन जो भी करिए पूरी शिद्दत से, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ करिए, ताकि उस क्षेत्र में आपसे बेहतर कोई ना हो। बिल्कुल सर, अभी हाल ही में जब मैं आपकी पोस्ट देख रहा था तो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आपका था, जिसके बारे में आपने इंटरव्यू में पहले बताया भी है, तो वो किस क्षेत्र में था और किस तरह से आपने उसको क्योंकि रिकॉर्ड बनाना और वो भी गिनीज का रिकॉर्ड, आजकल तो लोग छोटे मोटे रिकॉर्ड बना ले, उनको इतना लगता है अगर हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो भी 32 किलोमीटर बिना हाथ लगाए बाइक पे खड़े होकर चलाना, इस तरह का जो एक कर्तव्य है, कारनामा है, ये क्या था? मतलब ये सोचने वाली बात है। हम लोग तो सोच रहे हैं कि गाड़ी भी जा कैसे सकते हैं, तो सर वो क्या था और इंदौर स्मार्ट सिटी के लिए आपने उसको किया था, तो उसके बारे में जरूर प्लीज थोड़ा सा बताएं। मैं हमेशा कहता हूँ कि माँ अहिल्याबाई की नगरी इंदौर मेरी कर्म भूमि रही है, और हम समाज में हमेशा लेने की बात करते हैं जी। हमेशा एक जो विचार हमेशा हमारे परिवार से, हमारे धर्मों से जो मिलता है कि हमें मात्र लेना नहीं है, इस समाज को देना भी है, इस धरती को देना भी है। सो इंदौर ने बहुत कुछ मुझे दिया है, बहुत कुछ सीखा है मैंने इंदौर में आके, एक नया पर्सनालिटी बना है इंदौर में आके। तो कहते हैं ना, बड़े उपलब्धियों के लिए आपको बड़े बलिदान देने पड़ते हैं। और मैंने इंदौर के लिए जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसमें चलती हुई मोटरसाइकिल के सीट के ऊपर खड़ा होकर मैंने 32.3 किलोमीटर, लगभग 33 किलोमीटर मोटर बाइक चलाई, जिसमें ऐसे दोनों हाथ खोल के मैं सीट के ऊपर खड़ा था। और ये रिकॉर्ड दरअसल मैं 2011 पे ही मैंने बना दिया था जी। 2011 में ये रिकॉर्ड एक चाइनीज़ के नाम पे था। उस समय ये रिकॉर्ड 5 किलोमीटर का था। तो अच्छा, तब तो मनोभाव ये था, यार ये इनी छीनी जो भारत से इतनी नफरत करते हैं, कुछ हो नहीं हो, इनका रिकॉर्ड तो अपन को तोड़ना है, जरूरी है। तो मैंने तब 5 किलोमीटर के रिकॉर्ड को 20 किलोमीटर से तोड़ दिया था, लेकिन लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स के कारण गिनीज में वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया जी। इस बीच मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरा एक पाँव फ्रैक्चर हो गया। लगभग 6 महीने तक मैं पूरा बेड बिस्तर पे था, बेड रिडन था मैं। उसके बाद मैंने वापस अपनी प्रैक्टिस रिगेन करी, चालू करी, और तब तक इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर ने उस 5 किलोमीटर के रिकॉर्ड को 16 किलोमीटर से तोड़ दिया था। और चूँकि आर्मी से मेरा बड़ा दिल से जुड़ाव है, लगाव है, और काफ़ी शहीद परिवारों से पूरे देश भर में मैं मिल चुका हूँ, और वही मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। जब भी मैं पहाड़ों पे जाता हूँ तो मैं हमेशा उनका ध्यान धरते हुए जाता हूँ कि आप यार पांडे जी, तुम्हें तो बस पहाड़ चढ़ना है, उन फौजियों को तो पहाड़ चढ़ना है, ऊपर से आती गोलियों से बचना है, उनको काउंटर करना है, फिर ऊपर चढ़ना है। तो तुम्हें क्या है, तुम्हें तो बस पहाड़ चढ़ना है, तो चढ़ते रहो भोलेनाथ का नाम लेके। तो दिल में बड़ा खुशी हुई कि नहीं यार, अब एक भारतीय का रिकॉर्ड तोड़ेगा और सम्मानपूर्वक तरीके से तोड़ेगा जी। तो चूँकि 16 किलोमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जो रिपब्लिक डे परेड में आप सबसे आगे देखते हैं, जो बाइकर्स का एक ग्रुप चलता है जबलपुर का, डेयर डेविल्स का जो ग्रुप होता है, तो उनका 16 किलोमीटर का रिकॉर्ड था। तो मैंने बोला इसका जस्ट मुझे डबल करना है, तो मैंने 16 का मैंने 32 किया, और 3 मुझे अच्छा नंबर लगता है, तो मैंने 32.3 कर दिया। तो पूरा एक प्री डिफाइंड स्लॉट था जी, जिसको मैंने इंदौर स्मार्ट सिटी के लिए 5 दिसंबर 2015 को इंदौर में महू मानपुर रोड में इंदौर प्रशासन के साथ, इंदौर नगर पालिका निगम के साथ आधिकारिक तौर पे अटेम्प्ट किया, और सक्सेसफुली मैंने उस 16 किलोमीटर के रिकॉर्ड को जस्ट डबल 32.3 किलोमीटर से मैंने तोड़ा। और उसके बाद में मुझे इंदौर स्मार्ट सिटी का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया जी। और इंदौर उन 100 स्मार्ट सिटीज़ में से इकलौती स्मार्ट सिटी है जिसके एक्सक्लूसिव नाम पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये मेरा प्रयास था कि मैं अपनी कर्म भूमि के प्रति अपना प्रेम, अपनी कृतज्ञता कैसे जाहिर कर सकूं। बिल्कुल। सर, मैंने सुना था कि आपका एक फाउंडेशन भी है, रत्नेश पांडे फाउंडेशन के नाम से, तो वो क्या काम करता है और किस तरह से आप उसको समाज के हित में लगा रहे हैं अभी वर्तमान में? हर व्यक्ति का समाज को, देश को, दुनिया को देखने का एक नज़रिया होता है। अपने फाउंडेशन के माध्यम से हमने एक जो थोड़ा सा नया एक्सपेरिमेंटल अनूठा प्रयास किया। जैसे कोविड के दौरान आपने देखा पूरी दुनिया में हाय मची थी, हाय तौबा मची थी, इंसान के जीवन की कुछ कीमत ही नहीं बची थी। आप पे पावर हो, पैसा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उस दौरान मैंने देखा जब पूरा शहर बंद था, फर्स्ट लॉकडाउन के समय जब मैं इंदौर पे ही अपने घर पे था, तो मैं देखता था रोज़ 1-2 कुत्ते हमारे घर के बाहर ऐसे टहलते आ जाते थे। तो
तो मेरे दिमाग में विचार आया कि यार ये पता नहीं क्या खा रहे होंगे, ये तो ठेले भी नहीं लग रहे हैं, दुकानें भी बंद हैं। तो मैंने उनको ऐसी एक दिन पुरानी रोटी थी, मैंने ऐसे दे दी। तो उस एक रोटी के लिए दोनों कुत्ते लड़ गए आपस में, किसी ने पता नहीं कितनी पाई हो तो नहीं मालूम, लेकिन उसने एक विचार मेरे मन में पैदा कर दिया कि यार ये बेजुबान कहाँ बोल पाएंगे। हम तो रेमडेसिविर की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो ऑक्सीजन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो बिस्तर में बेड की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बेचारे रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी रोटी का क्या होगा। अगले दिन मैंने अपने वाइफ के साथ मिलके हमने बोला यार कुछ रोटी बनाओ, दे देंगे, कुत्ते आते हैं। तो हमने अगले दिन कुछ रोटियां बना के उन 2 कुत्तों को दी। शाम को हमने दोबारा वो 4 रोटियां जो बनाई हुई थी, शाम को वहाँ 2 कुत्ते के बजाय 4-5 कुत्ते आ गए, हमने उनको रोटियां दी। यकीन मानिए 3-4 दिन के अंदर हमारे पास लगभग 100 कुत्तों का पूरा एक झुंड रोज आ जा रहा था। तो कहते हैं ना इंग्लिश में, इफ़ यू loves dog you are a good man, if dogs love you you are a good man। तो कहीं ना कहीं दिल को जो खुशी मिलती थी ना कि बेजुबान की आप सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल ये बोल नहीं पा रहे हैं, चीख चिल्ला नहीं पा रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि भूखों क्या पता सड़क किनारे मर जाएंगे, कहते हैं ना कुत्ते की मौत। सही बात है। लेकिन हम नहीं चाहते कि भैरव का जो सवारी है वो ऐसे जाए। तो हमने अपनी तरफ से पूरे कोविड काल में ये प्रयास किया और हमने लगातार, जब तक लॉकडाउन लगा था डॉक्टर साहब, तब तक हमने निरंतर उनको हमने रोज़ खाना खिलाया, फिर थोड़ा दूध लगा के खिलाते थे, कुछ बिस्किट तोड़ के डालते थे। तो हमने उस तरीके से उनकी पूरी सेवा करी। उसके साथ में खेलों के प्रति चूँकि मेरा काफ़ी रुझान और शिक्षा के प्रति मैं काफ़ी जागरूक हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जैसे स्वच्छ देश है, ऐसे जब साक्षर देश बनेगा ना, तो आप भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। जब स्वस्थ देश बनेगा ना, तो भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने किन्नर अखाड़ा की जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, उनके साथ मिलके मैंने दुनिया के पहले किन्नरों के एक दल को सफलतापूर्वक एक पहाड़ पे चढ़ाया। हरियाणा के 75 स्कूली बच्चों का एक दल, जिसमें 25 दिव्यांग बच्चे थे, उनके एक दल को सफलतापूर्वक एक पर्वतारोहण कराया। और इस सबसे अलग अपने फाउंडेशन के साथ में कुपोषण को लेके, और जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ गरीब बच्चे हैं, जो आर्थिक कमज़ोर वर्ग है, उनके जो बच्चे हैं, उनको हम क्या सहयोग दे सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रयास अपने स्तर में जो हम कर सकते हैं, वो हमारा प्रयास होता है। और यकीन मानिए मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, बहुत सारे समाज सेवी हैं जो कि दाएं हाथ से करते हैं तो बाएं को नहीं मालूम पड़ता, उनको तो नमन है, साधुवाद है आपके चैनल के माध्यम से। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं आज सोशल मीडिया के ज़माने में कि एक बुढ़िया को 5 लोग मिलकर खिला दे रहे हैं, वो फ़ोटो आपने देखी होगी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब एक बार तुलसी कबीर का संवाद हुआ, तो उन्होंने पूछा कि यार आप इतना दान दे देते हो, कहाँ से सीखा है आपने? तुलसीदास कबीर से कहते हैं। तो वो बोलते हैं कि ऐसी देनी देन ज्यों कित सीखे हो सैन, ज्यों जो कर ऊंचा करो त्यों त्यों नीचे नैन। कि यार ऐसा देना तुमने कहाँ से सीखा है कि तुम जितना ज़्यादा लोगों पे देते जा रहे हो, निछावर करते जा रहे हो, उतनी तुम्हारी निगाहें नीचे होती हैं। यहाँ तो लोग क्या कहते हैं, केला दे के कॉलर ऊपर खड़ी करके बोलते जानते हो हम केला दिए हैं, 10 का नोट दिए हैं। तो उन्होंने बोला चूँकि इन्होंने दोहे के माध्यम से पूछा है, चाहते हैं समाज में उदाहरण स्थापित हो, तो कबीर मनी मन मुस्कुरा के वो भी धीमे से बोलते हैं कि देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रहन, लोग भरम हम पे करें तासो नीचे नैन। कि देने वाला तो ऊपर है, वो प्रभु है, हम तो मात्र माध्यम हैं। तो इसलिए मैं अपनी निगाहें नीचे रखता हूँ। तो कई बार ऐसा मेरा प्रयास होता है, अपनी टीम के साथ प्रयास होता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ ठीक है आज हम टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया के युग में हैं, लेकिन यकीन मानो कभी गुप्त में भी दान दे के देखो, कभी कर्ण जैसा 1% बनने की कोशिश करके देखो, यकीन मानो दिल को अच्छा लगेगा, आत्मा को अच्छा लगेगा, और वो जो दुआएं हैं वो आपके साथ हमेशा चलेंगी, वो है आपके लाइफ टाइम एसेट। और मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि लाइफ में ना कुछ ऐसा ज़रूर करिए जिससे आपके दिल को अच्छा लगे, मात्र इसलिए मत करिए कि आपके फेसबुक में लाइक या कमेंट ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है सर। और आजकल तो वास्तविकता है ये, अभी लॉकडाउन के ड्यूरिंग लॉकडाउन भी क्या हुआ था, कई लोग ऐसे थे जो बेचारे खाना नहीं बना पा रहे थे या उनको खाना नहीं मिल पा रहा था, लेकिन उनकी एक इमेज है मार्केट के अंदर, जो कॉमन मैन होते हैं। कई बार ऐसे लोग जाते भी थे, समाज से भी बहुत रहे हैं जिन्होंने पूरे लॉकडाउन खाना बांटा है। जब वो खाना बांटने जा रहे थे तो फोटोग्राफर साथ में है, इस वजह से लोग खाना भी नहीं ले पाए। इसमें एक बात जरूर मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। हाँ, हमें समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि और लोग आगे आएँ, बिल्कुल आपको दिखाना चाहिए। अच्छी चीज़ों को आप जब तक प्रसारित नहीं करेंगे
तो लोग वही गन कल्चर को और ड्रग्स कल्चर को ही प्रमोट करेंगे। बिल्कुल आपको अच्छी चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए, लेकिन उसको भी एक बड़े दायरे और मर्यादित तरीके से करना चाहिए। जी, कहते ना कि अगर आपके साथ खड़े होकर किसी छोटे आदमी को छोटा ना लगे ना, तो वो आपका बड़प्पन है। बहुत सुंदर। तो आप बिल्कुल बताएं कि आपने समाज के लिए अच्छा कार्य किया है, किस तरीके से किया, बिल्कुल बताएं। कुछ भी अच्छा कार्य करें समाज में। सोशल मीडिया अपने आप में एक चलता फिरता न्यूज़ चैनल हर किसी के हाथ में है, आप बिल्कुल बताएं, लेकिन ज़रूर इस बात का ध्यान रखें, मर्यादा ध्यान रखें कि उससे किसी की भावनाएं तो आहत नहीं हो रही हैं। कहीं आप अपने आप को इतना बड़ा दिखाने के चक्कर में कि आप सबसे बड़े आप ही हैं, कहते हैं ना सर्वोपरि हैं, सर्वोपरि हैं, उसको रखते हुए आप पूरे दुनिया को छोटा तो नहीं दिखा रहे हैं। तो आपके साथ जो व्यक्ति है, जिसको आप किसी भी तरीके का सेवा भाव करके जो आप उसको सहयोग कर रहे हैं, उसमें उसे छोटा नहीं महसूस होना चाहिए। हाँ, संदेश जरूर समाज में सकारात्मक जाना चाहिए, अच्छा जाना चाहिए। सर एक सवाल था, अब तक का जो आपका सफ़र रहा है, इस सफ़र को तो हमने देखा है, लेकिन आपके दिमाग में आपका फ्यूचर क्या है? क्या आप आगे देख रहे हैं माउंटेनिंग को लेके, एडवेंचर को लेके, सोशल वर्क को लेके, या किसी भी एक विषय को लेके जिसमें अब आप काम करने वाले हैं आगे? तो आगे क्या आपकी योजनाएं हैं? माउंटेनरिंग चूँकि हमेशा कहता हूँ महाकाल का प्रसाद है और वो हमेशा दिल के करीब का एक विषय है जी। मगर समाज सेवा कहते हैं ना, आप पैशनेट होते हैं किसी चीज़ को लेके। वर्ष 2008 से मैं शहीद परिवारों से मिल रहा हूँ। अन्ना जी का जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट था, तब मैं कोर कमेटी में था। प्रयास था कि इस अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट का यदि मैं हिस्सा बनूं, कुछ अच्छा कर सकूं। कुछ बातें मैंने आपको अभी बताई। तो मेरा हमेशा प्रयास होता है कि आज हमारा देश जहां एक युवा देश है, अगर आज का युवा समाज सेवा के क्षेत्र में, समाज के बारे में, देश के बारे में, हमारे सनातन धर्म संस्कृति के बारे में यदि सोचेगा, आगे आएगा, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये बीड़ा देश के युवा को उठाना चाहिए। जैसा मैंने पुनः बोलता हूँ कि एवरेस्ट चढ़ा है व्यक्तिगत रत्नेश पांडे ने, लेकिन जब वो जनगण मन गाता है तो वो व्यक्तिगत उसका नहीं बचता है, पूरे देश वो का 125 करोड़ देशवासियों का भाव होता है। वो भाव जागृत करना बहुत ज़रूरी है। और समाज सेवा एक ऐसा विषय है जो बहुत बड़ा है। हम लोग जो करते हैं वो कहते हैं ना, वो गिलहरी का जो प्रयास था राम सेतु में जी, वैसा ही प्रयास हमारा है। और मुझे लगता है बस अपने छोटे छोटे आपको प्रयास करना चाहिए। तो इस एथलीट का जीवन बोलूँ, माउंटेनियर का जीवन बोलूँ, उसके अलावा एक सामाजिक जीवन पे एक समाज सेवक बन के बोलूँ कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं बोलें, आप उस तरीके से जब आप काम करते हैं ना, तो आप अपने लिए नहीं, आप समाज के लिए बड़ा चेंज लाते हैं। क्योंकि आपने जितने संघर्ष करके आप ऊपर बढ़े होते हैं। मैं बहुत क्लियर इस बात को समझता हूँ कि यदि मेरे जीवन पे 100 संघर्ष आए हैं और मैंने 100 संघर्ष करने के बाद ये मुकाम हासिल किया है, ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो आर्थिक कमज़ोर हो या जो गरीब हो वो भी उतना संघर्ष कर पाएगा या उसकी किस्मत भी उतनी प्रचंड होगी कि उसको भी उतना सहयोग मिलेगा, नहीं होगा। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे युवा साथियों को जितना प्रमोट कर सकें, जितना सपोर्ट कर सकें, आप सपोर्ट करिए, गाइड करिए, मेंटर करिए, ताकि वो भी उनका सपना पूरा कर सकें, वो भी उनके जीवन का एवरेस्ट फतह कर सकें। आपको इसके लिए संकल्पित होने की ज़रूरत है, इसके लिए आपको प्रयासरत होने की ज़रूरत है। इस एक विचार को मन में रख के हम निरंतर लगे हुए हैं, छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं। कुपोषित बच्चों के साथ में कुपोषण के खिलाफ, भ्रूण हत्या के खिलाफ, ग्लोबल वार्मिंग की अगेंस्ट, ऐसे कई सारे विषय हैं जिन विषयों को लेके हम लोग छोटे छोटे दाल में नमक बराबर जैसा जो बोलते हैं ना, वैसे छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं। और यकीन मानिए अगर हम ऐसे निरंतर करेंगे, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो निरंतर ऐसे समाज में बदलाव लाना चाह रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जो सोने की चिड़िया की बात हम करते हैं। और हमारा देश का स्तर हमेशा से वैसा ही था जी। इसीलिए आपके हमारे धर्म संस्कृति इसके ऊपर इतने बार आक्रमण हुए, उसके बाद भी आपको कोई हिला नहीं पाया, क्योंकि आपकी जड़ें मजबूत हैं। तो उसी एक प्रयास को मन में रखते हुए मैं अपने समाज सेवा के कार्य कर रहा हूँ। और साथ में जब भी मौका मिलता है तो पहाड़ चढ़ने से कौन चूकता है। जी बिल्कुल। सर क्योंकि हम समाप्ति की ओर हैं, तो मैं समापन से पहले एक संदेश चाहूँगा हमारी जनता के लिए, जो भी व्यूअर्स से देख रहे हैं कार्यक्रम, उनको अपनी ओर से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले इस कोविड के बाद का जो समय है, मैं एक बात जानता हूँ, समझता हूँ, मैं कहता है हेल्थ इज़ वेल्थ।
सबसे पहले आप अपने शरीर का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इस बात को गांठ बांध के रखें, अच्छी लाइफस्टाइल अपनाएं और इसके साथ में आप प्रयास करें। मैं हमेशा बार बार इस बात को रिपीट करता हूं कि आप राइट्स की बात तो करते हैं, ड्यूटीज़ को भी मत भूलिए। जो भी हो सके आप अपने लाइफ में अच्छा करिए, बट अपने देश समाज के प्रति जो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है उसको करना मत भूलिए, ज़रूर करिए। जिस भी तरीके से करना हो करिए। एक अच्छा टैक्स पेयर भी उतना ही बड़ा देशभक्त है जितना कि बॉर्डर पे खड़ा हुआ एक फौजी है। आप किसी भी तरीके से सेवा करते हैं देश में, किसी भी तरीके से कार्य करते हैं, आप बढ़ चढ़ के इस देश को नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड हर तरीके से, चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कि अगली बार ओलंपिक मेडल की बात आए तो सबसे ऊपर चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया नहीं, इंडिया होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, लोग हार्वर्ड जाने के बजाय लोग हमारे यहाँ आइम्स पे आए, हमारे यहाँ पे IITs पे आए और आ रहे हैं। उसका जो हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हम अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी तबका है, जो ऐसा व्यक्ति है जो ज़मीन पे वॉरियर है, जो लड़ रहा है, आप लोग को सबको हमें आपको मिलके ये प्रयास करना है कि हम मातृभूमि सर्वोपरि वाला जो भाव है वो रखते हुए हमें अपनी मातृभूमि के लिए कार्य करना है। इसी विचार के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं और पुनः डॉक्टर अजय, आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरे को अपनी बात रखने का मौका दिया। वंदे मातरम, जय हिंद। आपको विशेष धन्यवाद सर कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में आके अपना अमूल्य सहयोग दिया। आज हमने बात की है एक ऐसे व्यक्ति से जो अपने आप में एक चलता फिरता मोटिवेशन है। तो ऐसे मोटिवेशन को हम अपने बीच में पाकर खुद मोटिवेट हुए हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद विशेष हमारी ओर से। धन्यवाद सर। वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद।